हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद क्लासेस। आज मेरा जो चैप्टर है आपका अध्याय 7 है ना। अध्याय 7 में हम लोग को पढ़ना है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आपका मेंढक के बारे में पढ़ना है, जो कि आपका सिलेबस जो चेंज हुआ है। चाहे आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं कि मेंढक से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और पूछेगा ही पूछेगा आपके एग्जाम में। एक या दो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। चा- चाहे कट भी क्यों कर दिया हो, क्योंकि पहले देखिए कॉकरोच रहता था, उससे भी क्वेश्चन आता था। अच्छा खासा क्वेश्चन आता था कॉकरोच से भी। और ये आपका मेंढक से अब क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं मेंढक वाला। मेंढक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। ये जो आपका 7 चैप्टर की हम बात करें तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स है आपका। इंग्लिश में आप देखें तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे आपको क्या पढ़ना, अंग एवं अंग तंत्र के बारे में और इसकी मेंढक का। आपने पिछले अध्याय में प्राणी जगत के अनेक कोशिकीय यानी कि यूनिसेल्युलर और बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर जीवों का अध्ययन किया। लेकिन एक कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समाप्त जैविक क्रियाएं जैसे कि पाचन, श्वसन तथा जनन एक ही कोशिका द्वारा संपन्न होती हैं। बहुकोशिकीय प्राणियों के जटिल शरीर में उपयुक्त आधारभूत क्रियाएं भिन्न भिन्न कोशिका समूह द्वारा व्यवस्थित रूप से संपन्न की जाती हैं। सरल प्राणी हाइड्रा का शरीर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बना हुआ है, जिनमें प्रत्येक कोशिका की संख्या हजारों में होती है। मानव का शरीर अरबों कोशिकाओं का बना हुआ है, जो विविध कार्य संपन्न करता है। ये कोशिकाएं शरीर में एक साथ कैसे काम करती हैं, जैसा कि आपने पहले ही कक्षाओं में पढ़ा होगा कि बहुकोशिकीय प्राणियों में समान कोशिकाओं का समूह अंतर कोशिकीय पदार्थों सहित एक विशेष कार्य करता है। कोशिकाओं का ऐसा संगठन ऊतक कहलाता है, यानी कि टिश्यू कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे। आपको आश्चर्य हो सकता है कि सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल 4 प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना हुआ है। ये सब ऊतक एक विशेष अनुपात एवं प्रतिरूप से संगठित होकर अंगों का निर्माण करते हैं, जैसे अमाशय, फुफ्फुस, हृदय और वृक्क। 4 दिया गया है। जब दो या दो से अधिक अंग अपनी भौतिक एवं रासायनिक पारस्परिक क्रिया से एक निश्चित कार्य को संपन्न करती हैं, तो अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्या हुआ, दो या दो से अधिक अंग जब अपने भौतिक या रासायनिक पारस्परिक क्रिया से एक निश्चित कार्य को संपन्न कर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र इत्यादि। समस्त शरीर की जैविक क्रियाएं, कोशिकाएं, ऊतक तथा अंग जो तंत्र में श्रम विभाजन के द्वारा संपन्न होती हैं और पूरे शरीर को जीवित रखने के लिए योगदान देती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अंग और अंग तंत्र। ठीक है, तो बहुकोशिकीय प्राणियों में जैसा कि आपने पहले की कक्षाओं में पढ़ा होगा कि ऊतक संगठित होकर अंग और अंग तंत्र की रचना करते हैं। जो टिश्यू है एक साथ मिलकर क्या करते हैं, अंग और अंग तंत्र की संरचना करते हैं। इस तरह का संगठन लाखों कोशिकाओं द्वारा निर्मित जीव की सभी क्रियाओं को अधिक दक्षतापूर्व एवं समन्वित रूप से चलाने के लिए आवश्यक होता है। शरीर के प्रत्येक अंग एक या एक से अधिक प्रकार के ऊतकों से बना होता है। ठीक है, उदाहरण में हृदय में चारों तरह के ऊतक होते हैं। चारों तरह के ऊतक होते हैं, उपकला, संयोजी, पेशीय तथा तंत्रिकीय ऊतक। ध्यान पूर्वक अध्ययन के बाद हम देखते हैं कि अंग और अंग तंत्र की जटिलता एक निश्चित इंद्रिय गोचर प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है। यह इंद्रिय गोचर प्रवृत्ति एक विकासीय प्रवृत्ति कहलाती है। इसके बारे में आपने 12वीं क्लास में विस्तार में पढ़ेंगे। इस अध्याय में आपको मेढक के शरीर यानी कि एनाटॉमी और आकारिकी यानी कि मॉर्फोलॉजी के बारे में आपको जानना है। संगठन एवं क्रिया विधि के बारे में जानकारी प्राप्त होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मॉर्फोलॉजी का मतलब जो बाहर से दिखता हो और एनाटॉमी का मतलब इंटरनल। ठीक है ना, ये इंटरनल होगा, ये एक्सटर्नल होगा। ठीक है, तो दोनों आपका कहलाएगा मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी। इसमें देखिएगा आकारिकी आपको जीवों की बाह्य संरचना तथा बाह्य दिखाने वाले आकार का अध्ययन कराती हैं। पौधों या सूक्ष्म जीवों के संदर्भ में आकारिकी शब्द का वस्तुतः मतलब यही है कि प्राणियों के संबंध में आकारिकी का मतलब शरीर के बाह्य अंगों की बनावट या शरीर के बाह्य भागों का अध्ययन है। प्राणियों में शरीर का पारंपरिक मतलब आंतरिक अंगों की संरचना के अध्ययन से है। जब आप मेंढक के आकारिकी एवं शारीरिकी का अध्ययन करेंगे, जो कैसेरिकू का प्रतिनिधित्व करता है। ये समय उतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं था। मेंढक
मेंढक का देखिए, मेंढक से स्टार्ट हम करते हैं। मेंढक वह प्राणी है जो मीठे जल तथा धरती दोनों पर निवास करता है। कहाँ कहाँ? मीठे जल और धरती दोनों पर निवास करेगा। तथा कशेरुकी संघ के एम्फीबिया वर्ग किससे संबंधित है? कौन सा क्लास में? एम्फीबिया वर्ग से संबंधित है। भारत में पाई जाने वाले मेंढक की सामान्य जाति जो है राना टिग्रीना है। कौन सा है? राना टिग्रीना है। इसके शरीर पर ताप स्थिर नहीं होता है। शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। इस प्रकार के प्राणियों को असमतापी या अनियमतापी कहते हैं। मेंढक के रंग में परिवर्तित होते हुए आपने अवश्य देखा होगा। जिस समय से ये घास या नम जमीन पर होते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? उनमें अपने शत्रुओं से छिपने के लिए रंग परिवर्तन की क्षमता होती है, जिसमें देखिएगा छद्मावरण कहा जाता है। इसका रचनात्मक रंग परिवर्तन क्रिया को अनुहरण यानी कि मिमिक्री कहते हैं। आपने यह भी देखा होगा कि मेंढक शीत व ग्रीष्म ऋतु में नहीं दिखते हैं। इस अंतराल में या सर्दी तथा गर्मी से अपनी रक्षा करने के लिए ये गड्ढे मतलब कि गड्ढे में चले जाते हैं, गहरे गड्ढे में डीप बोरों में चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्रमशः शीत निष्क्रिया यानी कि हाइब्रेशन कहेंगे। ग्रीष्म निष्क्रिया को यानी कि एस्टिवेशन कहेंगे। ठीक है, तो ये दोनों बहुत बार एग्जाम में पूछा है। नेक्स्ट हम देखेंगे बाह्य आकारिकी के बारे में। क्या आपने कभी मेंढक की त्वचा को छुआ है? मेंढक की त्वचा श्लेष्मा यानी म्यूकस से ढकी होने के कारण चिकनी तथा फिसलनी होती है। इसकी त्वचा सदैव आर्द्र रहती है। मेंढक की ऊपरी सतह धानी या हरे रंग की होती है, जिसमें अनियमित धब्बे होते हैं, जबकि नीचे की सतह हल्की पीली होती है। मेंढक कभी पानी नहीं पीता है, ठीक है, बल्कि त्वचा से अपना द्वारा इसका अवशोषण कर लेता है। क्या करता है? अवशोषण कर लेता है। मेंढक का शरीर या सिर व धड़ में विभाजित रहता है। शरीर सिर व धड़ में विभाजित रहता है। पूंछ व गर्दन का अभाव होता है, इसमें नहीं पाया जाता है। मुख के ऊपर एक जोड़ी नासिका द्वार खुलते हैं। आंखें बाहर की ओर निकली व निमेष कप्टल से ढकी होती हैं, ताकि जल के अंदर जो आपका है आंखों का बचाव हो सके। आंखों के दोनों ओर यानी कि टिप्टेनम का कर्ण पटहा उपस्थित होते हैं, जो ध्वनि संकेतों को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। अग्र व पश्चात चलने फिरने टहलने व गड्ढा बनाने का काम करते हैं। अग्रपाद में 4 अंगुलियां होती हैं, जबकि पश्चपाद में 5 होती हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तथा पश्चपाद लंबे व मांसल होते हैं। पश्चपाद की झिल्ली युक्त अंगुली जल में तैरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मेंढक में लैंगिक द्विरूपता देखने को मिलती है। नर मेंढक में आवाज उत्पन्न करने वाली वाक कोश यानी वोकल सैक के साथ साथ अग्रपाद की पहली अंगुली में मैथुनांग होते हैं। ये अंग मादा मेंढक में नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में देखिएगा आंतरिक आकारिकी क्या है। मेढक की देह गुना में पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, संचरण तंत्र, जनन तंत्र में पूर्ण अच्छी तरह परिवर्तित संरचनाओं का कार्य युक्त होते हैं। मेढक का पाचन तंत्र आहार नाल तथा आहार ग्रंथि का बना होता है। मेढक मांसाहारी रहता है। इसकी आहार नाल लंबाई में छोटी होती है, बिल्कुल छोटा होता है। इसका आपका मुख्य गुहिका में खुलता है, जो ग्रसनी से होते हुए ग्रशिका तक जाती है। ग्रशिका एक छोटी नली है जो अमाशय में खुलती है। अमाशय आगे चलकर आंत्र, मलाशय और अंत में औष्कर यानी कोलेका द्वारा बाहर खुलता है। इसका मुंह जो मुख गुहिका द्वारा ग्रसनी में खुला होता है, जो ग्रसिका तक जाती है। आकृति पित्त रस स्रावित करता है, जो पित्ताशय में एकत्रित रहता है। अग्नाशय जो एक पाचक ग्रंथि है, जो अग्नाशी रस स्रावित करता है, जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं। मेढक अपने द्विपालित जीभ से भोजन का शिकार पकड़ता है। इसके भोजन का पाचन अमाशय की दीवारों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रसों द्वारा होता है। अर्धपाचित भोजन कायम कहलाता है, जो अमाशय से ग्रहणी में जाता है। ग्रहणी पित्ताशय से पित्त और अग्नाशय से अग्नाशी रस मूल पित्त वाहिनी द्वारा प्राप्त करती हैं। पित्तरस वसा तथा अग्नाशी रस कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का पाचन करता है। पाचन की अंतिम प्रक्रिया आंत में होती है। पाचित भोजन आंत के अंदर अंकुर और सूक्ष्म कणों के द्वारा अवशोषित होते हैं। अपाचित भोजन देखिएगा उसका द्वार से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। मेंढक जल व थल दोनों स्थानों पर 2 विभिन्न विधियों द्वारा श्वसन कर सकते हैं। इसकी त्वचा एक जलीय आपका श्वसनांग का कार्य करती है। इसे त्वचीय श्वसन कहते हैं। विसरण द्वारा नली में घुली हुई ऑक्सीजन का विनिमय होता है। जल के बाहर त्वचा, मुख, गुहा और फेफड़ों वायवीय श्वसन अंगों का कार्य करते हैं। फेफड़ों के द्वार श्वसन फुफ्फुसीय श्वसन कहलाता है। फेफड़े के एक लंबे अंडाकार गुलाबी रंग की थैलीनुमा संरचनाएं होती हैं, जो देह गुना के वक्षीय भाग में पाई जाती हैं। वायु नासा छिद्रों से होकर मुंह, गुहा तथा फेफड़ों में पहुंचाती है। ग्रीष्म निष्क्रियता व शीत निष्क्रियता जो के दौरान मेढक त्वचा से शोषण करते हैं। मेढक का परिसंचरण तंत्र यानी कि सुविकसित बंद प्रकार का होता है। इसमें लसिका परिसंचरण भी पाया जाता है, अर्थात ऑक्सी देखिएगा जनित अथवा विऑक्सीजनित रक्त
हृदय में मिश्रित हो जाते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र हृदय रक्त वाहिकाओं और रुधिर से मिलकर बनता है। लसिका तंत्र लसिका नालिकाओं और लसिका ग्रंथियों का बना होता है। हृदय एक त्रिकोष्ठीय मांसल संरचना है जो कि देह गुहा के ऊपरी भाग में विस्तृत होता है या पतली पारदर्शी झिल्ली हृदय आवरण यानी कि पेरिकार्डियम द्वारा ढका रहता है। एक त्रिकोष्ठीय संरचना जिसे सीरा कोटर यानी कि साइनस वेनुसस कहेंगे, हृदय के दाहिनी आलिंद से जुड़ा हो रहता है तथा महाशिराओं से रक्त प्राप्त करता है। हृदय की अधर सतह पर दाएं आलिंद के ऊपर एक थैलानुमा संरचना धमनी शंकु होता है जिसमें निलय वेंट्रिकल आपका खुलता है। हृदय से रक्त धमनियों द्वारा शरीर के सभी भागों में भेजा जाता है। इसमें धमनी तंत्र कहते हैं। शिराएं शरीर के विभिन्न भागों से रक्त एकत्रित कर हृदय में पहुंचाती हैं। यह शिरा तंत्र कहलाता है। मेढक में विशेष संयोजित शिराएं अग्र तथा आंतों के मध्य वृक्क तथा शरीर के निचले भागों के मध्य पाई जाती हैं। इन्हें क्रमशः आकृत निवाहिकाएं तंत्र एवं वृक्कीय निवाहिका तंत्र कहते हैं। रक्त प्लेज्मा तथा रक्त कणिकाओं से मिलकर बना है। रक्त कणिकाएं लाल रुधिर कणिकाएं यानी कि रक्ताणु एवं श्वेत रुधिर कणिकाएं श्वेतवाणु तथा पट्टिकाणु प्लेटलेट लाल रुधिर कणिकाओं में लाल रंग का श्वसन रंजक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इन कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। लसिका रुधिर से भिन्न होता है क्योंकि इसमें कुछ प्रोटीन व लाल रुधिर कणिकाएं अनुपस्थित होता है। ठीक है। परिसंचरण के दौरान रक्त पोषकों गैसों व जल को नियमित स्थानों तक ले जाता है। रुधिर परिसंचरण मांसल हृदय की पंपन क्रिया होता है। नाइट्रोजनीय अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने के लिए मेंढक में पूर्ण विकसित उत्सर्जी तंत्र होता है। उत्सर्जी अंग में मुख्यतः एक जोड़ी वृक्क उत्तवाहिनी ऑस्कर द्वार तथा मूत्राशय होते हैं। ये गहरे लाल के स्वयं के आकार के होते हैं और देहगुना में थोड़ा सा पीछे की ओर कशेरुकी के दोनों ओर स्थित होते हैं। प्रत्येक वृक्क के कई संरचनात्मक क्रियात्मक इकाइयों मूत्र जन नलिकाओं एवं वृक्काओं से बना होता है। नर मेढकों में मूत्र नालिका वृक्क से मूत्र जनन नालिका के रूप में बाहर जाती है। मूत्र वाहिनी आविष्कार द्वार में खुलते हैं। मादा मेढक में मूत्र वाहिनी एवं मंडवाहिनी अवसार द्वारा में अलग अलग खुलती है। एक पतली दीवार वाला मूत्राशय के मलाशय के आधार पर भाग स्थित होता है जो कि अवसकर में खुलता है। मेढक यूरिया का उत्सर्जन करता है इसलिए यूरिया उत्सर्जी प्राणी कहलाता है। उत्सर्जी अपशिष्ट द्वारा वृक्क में पहुंचते हैं तथा जहां ये अलग कर दिए जाते हैं और उनका उत्सर्जन कर दिया जाता है। नियंत्रण व संवरण तंत्र मेढक में पूर्ण विकसित होता है। इसमें अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम और तंत्रिका तंत्र दोनों पाए जाते हैं। विभिन्न अंगों में आपसी संवरण कुछ रसायनों द्वारा होता है जिन्हें हार्मोन कहते हैं। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। मेढक के मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां जैसे कि पिट्यूटरी यानी कि पीयूष आउटी यानी कि थायराइड यानी कि आपका पराउट यानी पैराथायराइड थाइमस अपीनियर एवं अग्नाशी दीपिकाएं अधिवृक्क यानी कि अड्रिनल और जनद गोनाड तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र परिधीय तंत्रिका तंत्र कपालीय व मेरुरज्जु तंत्र और स्वात तंत्रिका तंत्र यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अनुकंपी और परानुकंपी जिसमें से सिंपैथेटिक है और पैरासिम्पथेटिक तंत्र का बना होता है। मस्तिष्क से 10 जोड़ों कपाल तंत्रिकाएं निकलती है। मस्तिष्क हड्डियों से निर्मित मस्तिष्क बॉक्स अथवा कपाल के अंदर बंद रहता है। यह अग्र मस्तिष्क मध्य के मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क में विभाजित होता है। अग्र मस्तिष्क में ग्रान पालिका जुड़वा युग्मित यानी कि प्रमस्तिष्क गोलार्ध और केवल अग्र मस्तिष्क पश्च यानी कि देखिएगा इसमें डायनसेफेलॉन होते हैं। मध्य मस्तिष्क एक जोड़ा दीर्घ पालियों का बना होता है। पश्च मस्तिष्क अनुमस्तिष्क में एवं मेंडुला ऑब्लोंगेटा का बना होता है। मेंडुला ऑब्लोंगेटा महारंध्र से निकलकर मेरुदंड में स्थित मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। ये मेढक में विभिन्न प्रकार के संवेदी अंग पाए जाते हैं जैसे स्पर्श अंग संवेदी पीपल स्वाद अंग स्वाद कालिकाएं गंध नसिका उपकला दृष्टि नेत्र व श्रवण कर्ण पटह और आंतरिक कर्ण इन सब में आंखें और आंतरिक कर्ण सुवस्थित होते हैं। और बचे हुए दूसरे संवेदी अंग केवल तंत्रिका सिरों पर कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं। मेढक में एक जोड़ी गोलाकार नेत्र गड्ढों में स्थित होते हैं। ये साधारण नेत्र होते हैं। मेढक में बाह्य कर्ण अनुपस्थित होता है केवल कर्णपट की बाहर से दिखाई देता है। कर्ण का एक ऐसा अंग है जो सुनने के साथ साथ संतुलन का भी काम करता है। देखिएगा मेढक में मादा व नर जनन अंग अलग अलग सुवस्थित होते हैं। नर जननांग एक जोड़ी पीले अंडाकार वृषण होता है जो वृक्क के ऊपरी भाग में पेरिटोनियम के दोहरीय वलय मेजोक्रीरियम नामक झिल्ली द्वारा चिपके रहते हैं। शुक्रवाहिकाएं संख्या यानी कि 10 से 12 होती है जो वृषण से निकलने के बाद अपनी ओर से वृक्क में धंस जाती है। वृक्क में ये आपका विडर नाल में खुलती है और अंत में मूत्रवाहिनी में खुलती है। अब ये मूत्रवाहिनी मूत्र जनन वाहिनी कहलाती है जो वृक्क से बाहर आकर अवसकर खुलती है।
अभास्कर में खुलती है। अभास्कर एक छोटा सा मध्य कक्ष होता है जो कि उत्सर्जित पदार्थ मूत्र तथा शुक्राणुओं को बाहर भेजने को कार्य करती है। मादा में वृक्क के पास एक जोड़ी अंडाशय उपस्थित होते हैं, लेकिन इनका वृक्क से कोई क्रियात्मक संबंध नहीं होता है। एक जोड़ी अंडवाहिनियां अभास्कर में अलग अलग खुलती है। एक परिपक्व मादा एक बार में 2500 से 3000 अंडे दे सकती है। इनमें बाह्य निषेचन पानी में होता है। अब पूर्ण परिवर्तन लार्वा के माध्यम से होता है। लार्वा टैप्टोल कहलाता है। ठीक है। जब मेंढक जन्म लेता है, जब मेंढक छोटा होता है, तो उस समय आपका क्या होता है, गिल्स से वो भी सांस लेता है मछली की तरह। और इसमें इसकी पूंछ होती है बच्चे में जब जन्म लेता है तो, और बड़े में पूंछ नहीं होता है। मेंढक मनुष्य के लिए लाभदायक प्राणी है। यह कीटों को खाता है और इस तरह फसलों की रक्षा करता है। मेंढक वातावरण संतुलन बनाए रखते हैं क्योंकि यह पारिस्थितिक तंत्र की एक महत्वपूर्ण भोजन श्रृंखला की एक कड़ी है। कुछ देशों में मांसल पाद मनुष्यों द्वारा भोजन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये था मेढा की क्लासेस डियर जो कि आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आई होप कि मेरी वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रह रहा होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा यदि आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो तो, क्योंकि ये हिंदी ऑडियो रिकॉर्डिंग बुक है डियर। यदि इंग्लिश में चाहते हैं तो इंग्लिश भी आपको मिल जाएंगी। जिनका भी नीट का एग्जाम है 2025 में और एंट्रेंस एग्जाम के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। 8 चैप्टर में मिलेंगे डियर। ठीक है।